नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम ह्यूमन नॉलेज एंड इनरोलमेंटल स्टडीज़ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज का आपका क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था। मैं 2 वर्षों के पेपरों को सोल्व कर रहा हूँ। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। हमारी सेकेंड क्लास मॉर्निंग तक आ जाएगी। ये 2 क्लास आपको देख के जाना है। इन्हीं 2 क्लास के माध्यम से आपका जो है 90 से 95% आपका क्लियर हो जाएगा पेपर आपका। वैसे तो यूपी में बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, उसकी मैंने आंसर की भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो मेरी यही एडवाइस है, आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का कोई लिंक मिल जाएगा। जो मैंने रिसेंटली आंसर की दी हो उसमें जाकर 1-2 वीडियो आपको वॉच कर लेना है, ठीक है। तो चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से हम इसी टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये पेपर आपका कल लगा हुआ है 27 दिसंबर को। BA BC BCom सभी कोर्सों का कल ही पेपर लगा हुआ है और एक ही पेपर आपका आयोजित करा जाएगा। चलेगा, क्वेश्चनों को देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है, आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत जो पाई जाती है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है, तो कहोगे समताप मंडल में। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऐसी है जो भूमंडल तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, आपको बताना है। देखो, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ग्रीन हाउस जो गैस है ये क्या करती हैं, सूर्य से जो किरणें आती है, मान लो सूर्य है, इससे जो किरणें आती है जो पृथ्वी पर पड़ती है, तो ये जो गैसें होती हैं, जो किरणें आती हैं, सूर्य से जो गर्मी आती है उसको क्या करती है, सोख लेती है और ऊपर पृथ्वी का जो तापमान है उसको गर्म करती हैं और अंतरिक्ष पर फिर उस गर्मी को जाने नहीं देती है, जिससे जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ने लगता है। इसी को हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें आपकी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन नाइट्रोजन कोई भी आपकी ग्रीन हाउस आपकी गैस नहीं है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो आपकी बच्चों गैस है ये 78% आपके वायुमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो कि स्मोक क्या है, जिसको हम कोहरा कहते हैं। कोहरा क्या है, तो कोहरा जो होता है, कोहरा और धुआं, इसी से कोहरा का निर्माण होता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि सर्वाधिक जो है ओजोन क्षय किस स्थान पर देखा गया है, आपको ये बताना है। तो कहोगे दक्षिणी ध्रुव पर। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 5 नंबर है कि ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को बच्चों डीबी में मापा जाता है, डेसिबल में। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। और जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ओम, ओम क्या है, ओम आपका जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। और जूल जो है ये क्या है, ये कहोगे ऊर्जा की इकाई है। और एम्पियर क्या है, विद्युत धारा की इकाई है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। इसमें का बी है। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है। देखो, ऑक्सीजन बच्चों कोई भी आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें है। इसमें का पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 7 नंबर है कि भूमंडलीय तापन का प्रारंभिक कारण क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो प्रारंभिक जो कारण है वो आपका है हरित गृह गैस, मतलब जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्योंकि भूमंडलीय जो तापन का प्राथमिक कारण यही होता है, जो आपकी ग्रीन हाउस जो गैसें होती है ये पृथ्वी से पर जो सूर्य की जो किरणें आती हैं, फिर सूर्य से जो गर्मी आती है उसको सोख लेती हैं और उसको फिर ऊपर जाने नहीं देती, जिससे जो हमारी पृथ्वी है उसका तापमान जो है बढ़ने लगता है। इसमें का डी है। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लवणीय जो है वर्षा, जिसको हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, इसके लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो कौन है, तो कहोगे SO2 है, जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन क्या आपका है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन, आपको बताना है। देखो बच्चों, नवीकरणीय एक होता है गैर नवीकरणीय। तो गैर नवीकरणीय मतलब होता है कि जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर ले कि आपने 1 लीटर जो है मान लो डीजल लाया, पेट्रोल लाया, तो उसका आप एक बार यूज कर लोगे तो फिर आपको उसको आप यूज नहीं कर सकते हो, मतलब सीमित समय में, मतलब ऐसी चीजें जो सीमित है, ठीक है, इसको हम कह सकते हो
गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला इसमें दिया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल जो आपका कोयला है, मान लो आपने 2 किलो कोयला लाया, उसको आपने जलाया, तो एक बार उसको जलाने के बाद आप उसको पुनः जो है उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो जिसको आप पुनः आप यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ आपको गैर नवीकरणीय संसाधन आपका है। ठीक है, तो इसमें का कोयला है। और नवीकरणीय संसाधन आपके क्या होते हैं, जैसे कि ऐसे संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज जो है धूप खुली हो, तो हम सूर्य की जो है जो किरणें हैं, जो धूप है, हम प्रतिदिन उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि आप जो है आज आपको काम है 2 बाल्टी पानी का, तो आपने नल से 2 बाल्टी पानी जो है निकाला, कल भी आपकी हो सकता है तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जो भी संसाधन है उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जो कि हमको पुनः प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें का गैर नवीकरणीय संसाधन आपका जो हो जाएगा कोयला हो जाएगा। इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर। आज जो है जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, आपको बताना। देखो, जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो आपका है प्राकृतिक आवास है उनका, मतलब जो जहाँ पर जानवर रहते हैं उनका जो है वो घर होता है, मतलब जो भी जंगल होते हैं उनका घर है। तो आज क्या है, आज जैसे कि सड़कों का निर्माण करने के लिए, खेती करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उनका आप जो है जो आवास है, उनका जो घर है उसको आप छीन रहे हो। तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि जो प्राकृतिक जो आवास है उनका, उसका नुकसान है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर। सुपोषण क्या है, तो पानी में पोषक तत्वों की अधिकता जिसमें शैवाल में वृद्धि करते, इसमें आप लगाओ। वैसे तो सुपोषण का मतलब होता है ये कि जिसमें सभी पोषक तत्व एक सही अनुपात में हो, बैलेंस हो, उसी को हम सुपोषण कहते हैं। चलो अगला देखो 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, आपको बताना। देखो, एक होता है निम्नीकरण, ठीक है, एक होता है निम्नीकरणीय, दूसरा होता है जो है जैव निम्नीकरणीय। तो मतलब जिसमें जैव लग जाए, ऐसी चीजें जो सड़ती नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपके घर में जो प्लास्टिक होती है, कोई चाहे बोतल हो या फिर अन्य कोई चीज हो, तो प्लास्टिक को हमने देखा होगा कितनी जल्दी वो सड़ती नहीं है। तो उसको हम जो कि जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और निम्नीकरण होता है जो सड़ जाता है, जैसे कि कचरा हो गया, जैसे कि सब्जी का छिकला वगैरह, तो ये सब चीजें आपकी सड़ जाती हैं। जो सड़ती नहीं उसको हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। तो इसमें का बच्चों जो प्लास्टिक दिया हुआ है, ये जो है कह सकते हो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, इसलिए इसमें का जो भी प्लास्टिक पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 13 नंबर। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, आपको बताना। देखो, जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है कोयला है, ठीक है, इसमें का आप लगाइएगा, जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का सी। फिर है किस प्रकार का प्रदूषण मानव फेफड़ों के लिए सबसे हानिकारक है, तो कहोगे वायु प्रदूषण है। ठीक है, वायु प्रदूषण आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसमें कहोगा आपका दूसरा। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है। देखो, मृदा अपरदन कैसे होता है, मृदा अपरदन होता क्या है, ये सबसे पहले समझ लो। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी, और अपरदन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। हम ऐसे कह सकते हैं कि मृदा अपरदन होता है कि किसी मिट्टी का या फिर किसी मिट्टी के टुकड़े का या फिर मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना, या फिर पानी के सहारे बह जाना, या फिर जो है हवा के सहारे उड़ जाना, तो इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन कैसे होता है, इसका जो कारण होता है वो होता है निर्वनीकरण। अब निर्वनीकरण क्या होता है, निर्वनीकरण का मतलब होता है कि पेड़ों को काटना, जैसे कि जंगलों को काटना। जो पेड़ पौधे होते हैं जो कि मिट्टी की जो कि उसको जकड़े रहती है, क्योंकि जो भी कोई भी पौधा होता है वो मिट्टी को जो है जकड़े रहती है। तो पेड़ पौधे जब कट जाएंगे तो मिट्टी का बहाव भी जो है तेज हो जाएगा, इससे क्या होगा, मृदा अपरदन होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो सबसे बड़ा जो इसका कारण है निर्वनीकरण है, पौधों की कटाई है, पेड़ पौधों की। इसमें का बी। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रजाति विलुप्त होने की खतरा सबसे ज्यादा है, संभावना है, तो कहोगे ध्रुवी भालू की। इसमें का बी है। फिर है पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा, पृथ्वी की प्रॉपर्टी की बात ये कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल की बात करता तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ये 2 बिंदु आपको याद रखना है। अगला देखो 18 नंबर है, हरित ग्रह प्रभाव, जिसको हम जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ये आवश्यक है क्योंकि, ये किस लिए आवश्यक है, तो कहोगे ये जो आवश्यक है, ये जो है पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है, बिल्कुल। इसमें का बी।
18 का बी पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्बन उत्सर्जन को कम करती है, आपको बताना है। तो कौन सी क्रिया करती है कहोगे, ये करती है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, इसमें का बी। 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन की घर पर कौन सा जल संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है। तो घर पर आप जल का कैसे बचाव कर सकते हो, तो कहोगे लीक जो है, मान लो लीकेज है कहीं पाइप पर, तो उसको आप ठीक करके आप घर पर जो है पानी का बचाव कर सकते हो, उसका संरक्षण कर सकते हो, इसमें का पहला। फिर है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, कहोगे 7 होता है, 7 होता है, इसमें का तीसरा है। फिर अत्यधिक जो उर्वरकों का प्रयोग जो कि अग्रसित है, ठीक है, अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग जो अग्रसित है, किसके लिए अग्रसित है, तो कहोगे जल प्रदूषण के लिए, इसमें का तीसरा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण है, आपको बताना है। तो हवाई जो जहाज होते हैं, जो यातायात होते हैं, इनसे सबसे ज़्यादा जो है वायु प्रदूषण होता है, तो इसमें का डी है। फिर है फंसी हुई हरितगृह गैस के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसमें का बी भूमंडलीय तापन। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कौन सा भाग महासागरों से आच्छादित है, कितना भाग आच्छादित है, आपको बताना है। महासागर 71% भाग पर महासागर भैया, इसमें का सी। 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का सी। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें पौधे जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पोषक तत्व और ऑक्सीजन बनाते हैं तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो CO2 छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसमें का बी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। 26 का बी राइट है। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीय तापन का परिणाम है, उसका एक रिजल्ट है, तो कहोगे चरम मौसम की जो घटनाएं, इसमें का बी। फिर आपका है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश को अवशोषित करते हैं, तो उसको हम प्रकाश संश्लेषण ही कहते हैं, इसमें का बी। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन की वायुमंडल का अधिकांश भाग किस गैस से जो है बना हुआ है, तो वायुमंडल में अधिकांश जो भैया भाग है नाइट्रोजन से बना हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन कितनी है 78% आपकी पाई जाती है, ठीक है। फिर आपका है कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा, आपको बताना। देखो कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसका उत्सर्जन, क्योंकि चीन में सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है मूल्य सभी कार्यों में ईमानदारी को बढ़ावा देता है, आपको बताना है। तो कौन देता है, कहोगे सत्यनिष्ठा देता है, इसमें का पहला। फिर 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सुरडिम नियम मतलब जो है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप चाहते हैं, ये जो है आपके साथ क्रिया किया जाए, तो किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सम्मान का है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका बच्चों विकल्प हो जाएगा, इसमें का लगाइएगा पहला। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिगत रिश्तों में नैतिकता का क्या महत्व है, आपको बताना है। तो इसका जो महत्व है वो है विश्वास। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरों के संघर्ष के प्रति दया की भावना तथा उसे समझना ये क्या कहलाता है, तो उसको समझना ये कहलाता है एक प्रकार का, उसको समझना और दया का भाव ये क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा करुणा कहलाता है, इसमें का लगाव बी। फिर है जब कोई व्यक्ति दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले जो है रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम भैया निस्वार्थता कहते हैं, इसमें का पहला लगाओ, ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन की टीम वर्क किसके लिए जो है कौन सा मूल्य आवश्यक है, तो टीम वर्क जो है सहयोग की भावना इसमें होती है। फिर है विश्वसनीय और जो है भरोसेमंद होने पर इन रूप में भी जो है इसको जाना जाता है, तो इसको हम ईमानदारी कहते हैं, ठीक है। 37 का डी है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन की वह मूल्य जो आपके पास जो कुछ भी है उसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको भैया उदारता कहा जाता है। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि किसी दूसरे की स्थिति में स्वयं को रखकर उसकी भावनाओं को समझना ये क्या कहलाता है,
तो कहोगे ये जो है सहानुभूति कहलाता है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर कि दूसरों की राय का सम्मान करना भले ही वे जो है भिन्न हो, तो ये जो है क्या कहलाता है, आपको बताना। कहोगे सहनशीलता ये कहलाता है। इसमें का पहला। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि भगवत गीता की प्राथमिक शिक्षा क्या है, तो कहोगे बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य जो है निभाना, मतलब जो है फल की चिंता किए बिना अपने कर्म को करना, यही भगवत गीता हमको सिखाती है। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन कि गीता सिखाती है कि ज्ञान अधूरा है बिना, तो किसके, एक्शन के बिना अधूरा है, क्रिया के बिना अधूरा है। फिर आपका 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से करुणा का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। तो करुणा का जो उदाहरण है वो आपका है कि संकट में फंसे लोगों की मदद करना, इसमें का सी है। फिर 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कुंठा के जो है बिना प्रतीक्षा करने की क्षमता को जो है क्या कहा जाता है, उसको हम धैर्य कहते हैं, इसमें का सी है। फिर कौन सा शब्द किसी के स्वयं के कार्यों के लिए जिम्मेदार स्वीकार करने का सबसे अच्छा ये वर्णन करता है, तो कौन करता, कहोगे जवाबदेही, इसमें का लगाओ बी है। फिर उदारता का विपरीत क्या है, उदारता का विपरीत क्या है, 46 की हम बात करें तो स्वार्थपरक है, इसमें का दूसरा। फिर है सहानुभूति क्या है, सहानुभूति जो होती है भावनाओं को समझना और साझा करना, इसमें का भी। किसी मानवीय मूल को अपने डर का सामना करने की इच्छा शामिल है, तो किसमें शामिल है, तो कहोगे साहस में, इसमें का पहला है। कि कौन सा गुण संचार में गलत फहमियों को कम करने में मदद करता है, तो कौन करता है, कहोगे ओपननेस करता है, खुलापन, इसमें का सी। फिर है यदि आपको कोई खोई वस्तु मिले तो किसी और की हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो जो उस वस्तु का मालिक हो उसको दे देना चाहिए, ठीक है, मालिक को वापस करना चाहिए, इसमें का बी। फिर है आपका जो कि 51 नंबर आपका क्वेश्चन है बच्चों। 51 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा कि पहली जो है पृथ्वी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन जो बच्चों हुआ था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो जे जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण जो है किससे बनता है, तो देखो पर्यावरण में आपके जैविक अजैविक घटक होते हैं और भू आकृतीय सभी से बनता है, इसमें का डी। फिर है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP कहते हैं, इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में स्थित है, इसमें का सी, ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन का पूर्णतः राइट है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी समझ लीजिए, UNEP की इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर है EPA का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसमें का सी। फिर है इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है यानी पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच संबंधों का अध्ययन है, तो जीव और जो है वातावरण के बीच में, इसमें का सी। 55 का सी। फिर 56 नंबर आपका क्वेश्चन की भारत सरकार के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब NGT ये जो है कब स्थापित किया गया था, देखो इसका फुल फॉर्म होता है NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। और दूसरा इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना बच्चों 18 अक्टूबर कब हुई है, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका 100% आपका फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारतंत्र, आपको बताना है। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया हो, जो प्राकृतिक के द्वारा ना हो। तो देखो तालाब, वन और घास का मैदान ये तो प्राकृतिक है, लेकिन खेत जो कि मनुष्य बनाया है, इसलिए इसमें का पहला। अगला देखो खाद्य श्रृंखला में जो है मानव क्या है, मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है, इसमें का लगाओ डी। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो इसके चक्रण को क्या कहा जाता है, इसको हम जो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, इसमें का लगाओ सी। फिर है निम्नलिखित जो है वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी जो है मित्र नहीं है, मतलब जो है पर्यावरण का शत्रु है, तो कहोगे यूकेलिप्टस है, जिसको हम देहात वगैरह में क्लस्टर के नाम से भी जानते हैं, जो कि सफेदा इसको भी कहा जाता है, सफेदा भी, ठीक है, ये जो है पर्यावरण का शत्रु है, इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। फिर है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो कहोगे पश्चिमी घाट है, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी एरिया कहते हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका बच्चों होगा इसमें का बी है। फिर है शांत घाटी कहाँ पर आवंटित है, कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है, तो कहोगे भैया ये केरल में स्थित है,
इसमें का सी है केरल। फिर है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, उसको हम रेड डेटा बुक कहते हैं। रेड डेटा इसको बुक कहा जाता है बच्चों। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IUCN यही जो है जारी करता है ये लिस्ट। ये भी आपको बिंदु आपको याद रखना है। फिर आपका है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है, तो कहोगे क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा वो रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब क्योटो प्रोटोकॉल इसकी स्थापना कब हुई भैया, तो ये जो अपनाया कब गया, तो 1997 में। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर है कार्बन जो क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है, आपको बताना है, तो कहोगे क्योटो प्रोटोकॉल से। इसमें का 65 नंबर क्वेश्चन का पहला है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, ओजोन क्षेत्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, कहोगे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसमें का बी है, जो फ्रिज होती है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, कहोगे अमोनिया NH3। इसमें का जो राइट आपका बच्चों हो जाएगा इसमें अमोनिया। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 16 सितंबर को। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 68 नंबर क्वेश्चन फिर है कि पर्यावरण जो है संतुलन बनाए रखने के लिए जो है कितने प्रतिशत जो है वन होने चाहिए, तो कहोगे 33% वन भाग होना चाहिए। फिर है चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है, इसके लीडर कौन है, आपको बताना। देखो बच्चों, चिपको जो आंदोलन हुआ था ये जो है 1973 की घटना है, जो कि उत्तराखंड के जंगलों से वहाँ पर कुछ लोग जो है जंगलों को काट रहे थे, उसको बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने पेड़ों से चिपक गए थे, इसी को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। इसके जो लीडर हैं प्रमुख सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, और इसमें जो कि चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, गौरी देवी हैं। इसके प्रमुख लीडर में केवल सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। इसमें का लगाओ केवल डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वन का अनुसंधान संस्थान ये स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है, तो कहोगे देहरादून में। इसमें का राइट होगा पहला। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इससे संबंधित नहीं है और सभी इससे संबंधित है। फिर आपका है एशियाटिक जो है बब्बर शेर का निवास कहाँ है, आपको ये बताना है, तो ये भैया गिरवन में है। इसमें का लगाओ डी ऑप्शन। ठीक है, फिर आपका है 74 नंबर राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है, तो ये भैया जो है आंध्र प्रदेश में। 74 का राइट होगा आपका पहला। फिर है पेरियार गेम जो है आरंभी, ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बच्चों प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। इसमें का बी है। फिर है जो कि दियावाकी सेंचुरी राइनो के लिए जो है जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, कहोगे कांजीरंगा, ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है भैया। इनमें से कौन सा जो है बाघ आरंभ नहीं है, तो देखो कौन सा बाघ के लिए कह सकते हो नहीं है, तो जितने भी आपके एरिया हैं जैसे कि कान्हा वगैरह सभी जो कि बाघ के लिए है, लेकिन कांजीरंगा जो है नेशनल जो पार्क है, ठीक है, इसमें क्या है, ये बाघों के लिए नहीं जाना जाता है बल्कि ये गैंडों के लिए मशहूर है। किसके लिए, गैंडों के लिए, तो इसमें होगा सी। फिर है कौन सा जो कि SDG मतलब सतत विकास के जोर देता है, तो सतत विकास में बच्चों 17 इसमें गोल्स हैं, 17 इसमें लक्ष्य हैं, जिसको पूरा करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि बेसल समझौते का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है, तो इसका बच्चों जो उद्देश्य है वो क्या है, तो खतरनाक अपशिष्ट के जो है अंत सीमा जो संचलन का नियंत्रण है। फिर है AQI क्या है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें का सी है। फिर है भगवत गीता के अनुसार निर्णय निर्माण में स्व अनुशासन की क्या भूमिका है, तो कहोगे प्रमुख जो है महत्व, इसमें का भी है। पूर्णतया प्रबंधन में कैसा दृष्टिकोण शामिल होता है, आपको ये बताना है, तो कैसा दृष्टिकोण शामिल होता है, कहोगे समग्र, जिसको स्थिरता कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, इसमें का भी। फिर है भगवत गीता में निर्णय निर्माण में अलगाव के बारे में क्या सिखाता है, आपको बताना है, तो ये जो है पूर्ण जो है अलगाव का समर्थन करता है, इसमें का बी है। फिर है जो कि होलिस्टिक निर्णय जो है निर्माण में आर्थिक विचारों के साथ किस पहलू को समानता प्राथमिकता दी जाती है, आपको बताना है, तो कहोगे जो है नैतिक मूल्य को। फिर है प्रबंधन में धर्मनिरपेक्षता मूल्यों का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है, तो कहोगे नैतिक सिद्धांत है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 86 नंबर कि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों का सुविधाजनक विशेषता क्या है, तो कहोगे करुणा और सहानुभूति। 86 का सी। फिर 87 नंबर है
कि मूल्य जो है अम्लौड़ के स्तरों के मॉडल के अनुसार संगठन के मूल्यों किस स्तर पर लागू किया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, 87 की हम बात करें तो सभी स्तरों पर, इसमें का डी लगा दो। व्यावसायिक प्रबंधन के संदर्भ में सीएसआर का आशय क्या है, तो सीएसआर का बच्चों फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें का डी है। फिर केस स्ट्रेटेजी में सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित होते हुए नैतिक निर्णय लेने के लिए अक्सर कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। तो कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है, तो कहोगे संघर्षित हितों का संतुलन करना, इसमें का बी है। सीएसआर मॉडल के स्तरों के अनुसार कौन से स्तरों पर सीएसआर कार्य करता है, तो सीएसआर जो कार्य करता है ये करता है संगठन स्तर पर, इसमें का बी। 90 का बी है। फिर 91 आपका नंबर क्वेश्चन है कि सीएसआर के किस चरण में कंपनी सक्रिय रूप से दान और समुदाय सेवा में सक्रिय रूप से शामिल होती है, तो कहोगे विकास चरण में। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका होगा विकास चरण में। अगला क्वेश्चन फिर आपका है सीएसआर मॉडल में आर्थिक, कानूनी, नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो कहोगे कैरेल की जो कि सीएसआर पिरामिड। इसमें का पहला कॉर्पोरेट जो है गवर्नेंस की प्रमुख चिंता क्या है, आपको बताना है। इसकी प्रमुख चिंता है नैतिक निर्णय लेना। इसमें का सीएपी भगवत गीता के अनुसार पूर्ण प्रबंधन में धर्म की महत्वपूर्णता क्या है, आपको बताना है। तो इसकी जो महत्व है धर्म का, कर्तव्य और धार्मिकता है, इसमें का भी। 94 का फिर 95 आपका है कि जो कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में आखिरी कदम क्या है, तो आखिरी कदम होता है कि परिणामों का मूल्यांकन करना, इसमें का पहला। फिर 96 है कि मानव मूल्यों के संदर्भ में मूल्यों का क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो है सिद्धांत विश्वास। फिर आपका 97 है कि मूल्यों पर आधारित संगठन की विशेषता क्या है, इसके बच्चों जो विशेषता है वो है बुनियादी मूल्यों का पालन करना। फिर है स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए जो आवश्यक है बच्चों नैतिक और आध्यात्मिक विकास। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता शिक्षकों का व्यक्ति को रूपांतरण करने में कौन सी भूमिका होती है, तो कहोगे पूरी जिम्मेदारी होती है माता पिता की, इसमें का पहला। अगला फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पेपर आपका जैसे ही हो जाएगा तो पेपर आपको ले आना है, इस नंबर पे आपको पेपर अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इसके आंसर की करा दूंगा 8173840090 पर। ठीक है, इसको नोट कर लेना है, मेरा ये नंबर है व्हाट्सएप, इस पर आपको पेपर अपना भेजना है। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी के 7 पापों के उदाहरणा में शामिल है। देखो बच्चों, गांधी जी ने 7 पापों के उदाहरणा दिया था। इनकी एक पत्रिका है यंग इंडिया, इनकी एक पत्रिका है यंग इंडिया। इस पत्रिका में इन्होंने, ये पत्रिका का संपादन जो 1925 में इन्होंने किया था, इसमें इन्होंने 7 पाप बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं सुन लीजिए। एक बताया है बिना मेहनत के धन, मतलब बिना मेहनत के यदि आप धन कमा रहे हो तो एक प्रकार का ये पाप है। और विवेकहीन आनंद, चरित्रहीन आनंद, चरित्रहीन ज्ञान, बिना चरित्र के ज्ञान भी बेकार बताए हैं। और नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, बलिदान के बिना उपासना, मतलब बिना बलिदान के पूजा सफल नहीं होगी, और सिद्धांत विहीन राजनीति। तो 7 पाप इन्होंने बताए हैं, जिसमें से काम के बिना धन, तो बिना काम के धन कमाना एक प्रकार की ये पाप है। तो ये 7 पापों में क्या आता है, इसमें का डी। तो ये मैंने आपको करा दिया है पूरा पेपर। ठीक है, इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा, आपको अपनी ओएमआर शीट बहुत ही केयरफुली आपको भरना है। ठीक है, एक इसकी क्लास हमारी और भी आएगी, रात को नहीं आ पाएगी तो एकदम इवनिंग में हमारी क्लास आ जाएगी, आप लोग उसको भी देख के जाइएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।